हेलो, कैसे हो मेरे शेर शेरनियों। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे और चीज़ों को रिवीजन कर रहे होगे। आज काफ़ी दिन के बाद में आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर जो है चल रहा है, अपलोड किए हैं। वजह थोड़ा सा कुछ सेल्फ वर्क था ना, और थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक था, तो वीडियोज़ को बना नहीं पा रहे थे, अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आई एम सॉरी है ना, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। तो नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वही नया चैप्टर प्रीपोजिशन। तो हम लोग जो है सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। आपको पता है ना कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से। हम लोग पहले पढ़ें ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद में सेंटेंस, फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है और हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में अभी नहीं हम लोग जब टेंस पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से डिटेल में एक बार और पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सेंटेंसेस का पता चल जाएगा, आपको थोड़ा टेंस का नॉलेज हो जाएगा ना, तो आप और अच्छे तरीक़े से प्रीपोजिशन को पिक करोगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे प्रीपोजिशन का, 3-4 यूज़ पढ़ेंगे, इनका, इनटू का, टू का, ये सब का जो छोटा मोटा है, जो रेगुलर यूज़ है ना, वो सब का हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज तैयार हो और आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए है ना वेट कर रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो उससे पहले कुछ बातें क्या, अभी हम लोग का सफ़र तो स्टार्ट है ना, 8 महीना, 10 महीना, 9 महीना जो भी आपके एग्ज़ाम में बचा है, ये वो फेज़ है जहाँ पे बच्चे जो हैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, जहाँ पे अपना गति को कम कर देते हैं। लेकिन सच बताते हैं आपको बाबू, अगर जो मेरा वीडियोज़ देख रहे हो यहाँ तक, अपना कान को खड़ा कर लीजिए और अच्छे से सुनिए कि वो टाइम चल रहा है आपका जिस समय में आप अपना स्पीड को कम नहीं, 300 की रफ्तार से जितना आप में दम है ना, उतना पूरा दम लगा के अभी पढ़िए और सिलेबस को एनी हाउ जल्दी से ख़त्म कीजिए। ये वो समय है जिस समय में आप पे कोई दबाव नहीं, बिल्कुल 1% का भी नहीं, आप बहुत आराम से और खुले दिमाग से पढ़ पा रहे हो, है ना। ना घर से प्रेशर, ना टीचर्स का प्रेशर। अभी एग्ज़ाम भी काफ़ी दूर है। जैसे जैसे समय पास में आएगा दबाव आप पे बनना चालू होगा। तो दबाव आप पे ना बने, आप लोगों पे बना दो, आप सिलेबस पे बना दो दबाव। अभी वो समय है जब अपना फुल टाइम दीजिए। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं आपका, ना तो स्कूल में कोई एग्ज़ाम है, ना कोई प्रैक्टिकल का टेंशन है, ना किसी और चीज़ का टेंशन है ना। तो एकदम फुल्ली फ्री है, पूरा समय है आपके पास में। ये जो 2 महीना ना बाबू, 2 महीना, ये जून और जुलाई और ये जो मई का कुछ दिन बचा है, जम करके एकदम लगा दीजिए टाइम और आगे बढ़िए। जो भी 12th का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो, ये 2 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपना एकदम फुल्ली 100% देके पढ़िए और सिलेबस को और रिवीजन और नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिए, है ना। आप लोगों से कहीं आगे निकल जाइएगा। ये वो समय है जहाँ पर अपना सिलेबस को अच्छे से कवर करना, अपना ब्रॉड माइंड सेटअप करना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर, सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। क्योंकि अभी ना तो स्कूल का टेंशन, ना कोचिंग पे ज़्यादा टेंशन, ना कोचिंग में भी टेस्ट हो रहा है, अभी सिर्फ पढ़ाई सिर्फ हो रहा है ना। तो अभी सिर्फ पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो और फुल टाइम दो, मोबाइल से दूर, सब कुछ से दूर रहो अभी और जम के पढ़ाई को जितना टाइम आप दे सकते हो पूरा दीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम के 3 महीना 4 महीना पहले सितंबर अक्टूबर आया नहीं कि आप पे दबाव चालू, स्कूल का एग्ज़ाम, सेंटर, प्रैक्टिकल, कोचिंग का टेस्ट, ये सब वो सब फलान ढिमकान से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपका माइंड जो है दबाव में आना चालू होगा। आप दबाव में कुछ चीज़ों को पढ़ोगे, कुछ को छोड़ दोगे और इसी में ही बच्चा हड़बड़ा जाता है। अगर अच्छा स्मार्ट बच्चा जो होता है, जो अच्छा, जो मस्त और जो पढ़ने वाला होता है ना, वो इसी समय को यूटिलाइज बेहतर तरीके से करता है। वो इस समय में वो अपना पूरा नोट्स, पूरा सिलेबस को कवर अप करने का पूरा दम लगाता है, जितना दम है उसमें अपना पूरा जान लगा देता है कि सिलेबस को 2 से 3 महीने में कवर कर सकते, जहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद में वो रिवीजन करता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करता है, अपना गलती को परखता है और तब जा कर के वो 490 और 495 पहुंचता है। आपको क्या लगता है कि सो करके, खा करके, मस्ती करके इतना आ जाएगा? अगर आ रहा है किसी का, जिसमें वो आइंस्टाइन है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। क्या आप है एक्स्ट्रॉर्डनरी? अगर हैं तो सही बात है यार, फिर कहना ही क्या। ओके, तो ये टाइम आपका फुल्ली
यूटिलाइज करने के लिए सिलेबस को कवर कीजिए, नोट्स को बनाइए, रिवीजन कीजिए और रिलैक्स रहिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, है ना, और खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और रील्स से दूर रहिए। हम हर क्लास में हर बार बोलेंगे अब से कि रील्स से दूर रहिए, आपका ज़िंदगी को वो बर्बाद कर रहा है। सच बोल रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा लेकिन आपका समय को वो खींच रहा है, आपका दिमाग को ब्लॉक कर रहा है। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट कि अभी का टाइम जस्ट फॉर यूटिलाइज, फॉर योर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, है ना, फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर नोट्स, फॉर द प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फॉर हेल्थ, ये सब चीज़ के लिए है। फिर धीरे धीरे आएगा, एग्ज़ाम आएगा, सेंटअप का आएगा, ये सब बहुत तरह का भी चीज़ें आने बाकी है। लेकिन ये समय में एकदम जम के मेहनत कीजिए, नोट्स सिलेबस पे एकदम फुल फोकस कीजिए, फिर देखिए पढ़ाई का कितना आनंद आएगा। लास्ट के 3-4 महीना आप मज़ा कीजिएगा और बाकी लोग फुल्ली दबाव में रहेगा। तो वो आपके हाथ में है कि अभी आप क्या करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये है आपका क्या, प्रीपोजिशन। क्या है ये, प्रीपोजिशन। नाउ देखिए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आप पढ़े ही होंगे, अगर आप क्लास 12th में है तो कभी ना कभी प्रीपोजिशन को जरूर पढ़े होंगे, है कि नहीं? यस। तो देखिए, अगर हम बताते हैं कि आप प्रीपोजिशन के बारे में, तो प्री का मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्री, तो प्री का मतलब यहाँ पे अगर हिंदी में बात करते हैं तो पहले होता है। क्या होता है? पहले, यानी कि कोई भी चीज़ पहले है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री। इसे बोलते हैं प्री नर्सरी, यानी कि नर्सरी से पहले जो है वो क्या, प्री नर्सरी। जैसे प्री संडे, यानी कि संडे से पहले क्या, सैटरडे। प्री मंडे, मंडे से पहले क्या, संडे। तो ये हो गया प्री, प्री का मतलब पहले। और पोजीशन, इस पोजीशन का मतलब क्या, इस पोजीशन का मतलब जो होता है वो सिंपल से अगर आप बात करोगे हिंदी में स्थान, अगर इंग्लिश में बात करोगे तो लोकेशन। क्या, लोकेशन का बात करता है। किस चीज़ का बात करता है? लोकेशन का। तो आमतौर पे ये जो प्री और पोजीशन है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? यानी कि किसी चीज़ से पहले, किसी चीज़ से पहले का बात करता है। ये आमतौर पे प्रीपोजिशन जो है ये किस पोजीशन से पहले, टाइम के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में, है ना, या किसी लोकेशन के रेफरेंस में, या किसी सिचुएशन के रेफरेंस में, किसी सिचुएशन के रेफरेंस में। पहला टाइम के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में, लोकेशन के रेफरेंस में और सिचुएशन के रेफरेंस में। आए समझ में? तो यहाँ पर टाइम है या प्लेस है या लोकेशन या फिर सिचुएशन है, ये जो है आपका प्रीपोजिशन बात करता है। टाइम में क्या, जैसे टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आपका, अगर हम बात करते हैं टाइम, तो टाइम में आपका प्रेजेंट टाइम का हो सकता है बात कर रहा हो, है ना, वो फ्यूचर का बात कर रहा हो, वो आपका पास्ट के बारे में बात करो, बीता हुआ कल के बारे में। अगर प्लेस का बात कर रहा है, किसी जगह के बारे में, है ना, कोई भी प्लेस के बारे में बात कर सकता है। लोकेशन, कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे खास उस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा, वो लोकेशन। सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में। तो आमतौर पे ये प्रीपोजिशन टाइम के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में, लोकेशन के रेफरेंस में और सिचुएशन के रेफरेंस में, संदर्भ में, इसके संदर्भ में ये प्रीपोजिशन बात करता है। यहाँ पे प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। अब आखिर ये प्रीपोजिशन क्या शब्द है? तो समझिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और वो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में संबंध को स्थापित करता है, यानी कि रिलेशन को शो करता है। दैट मीन्स व्हाट? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन शो करता है। अब ये नाउन प्रोनाउन क्या है भैया? नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा है? नाउन प्रोनाउन पढ़ा है ना? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। नाउन उसे बोलते हैं किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी इंसान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और व्हाट, थिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नाउन। एकदम सिंपल से, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या? प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। जहाँ पे नाउन बार बार आ रहा हो उसे हटा करके हम नाउन को लगा देते हैं, वो प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, है ना, दे, यू, वी, आई, मी, ये सब प्रोनाउन है। और नाउन क्या है? जैसे कोई भी नाम है, राम, सीता, गीता, ये नेम में हो गया। जैसे पटना हो गया, जैसे मुंबई हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका प्लेस है। कोई थिंग में जैसे मार्कर हो गया, शर्ट हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब क्या है? बुक हो गया, पेन हो गया, ये सब आपका थिंग हो गया।
समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन में तो आखिर क्या, तो देखिए यहाँ पे अच्छे समझिए, ये है आपका प्रीपोजिशन। तो किसी स्थान से पहले, किसी स्थान से पहले, प्री का मतलब पहले और पोजिशन का मतलब स्थान, यानी कि किसी स्थान से पहले। तो किससे पहले, तो नाउन, किससे पहले, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन से पहले, नाउन एंड प्रोनाउन से पहले। यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये जो है ये किससे पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आया। किससे पहले आया, नाउन प्रोनाउन से पहले आया। और ये जो है किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं सेंटेंस, और ये किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में ये अपना रिलेशन को शो करता है। शो रिलेशन क्या करता है, शो रिलेशन, शो रिलेशन, ये क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। दैट मीन्स कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। किससे, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और ये जो है किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन को शो करता है, यानी कि संबंध को बताता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में, सेंटेंस का मतलब वाक्य, सेंटेंस का मतलब वाक्य। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट को जा रहा है ना। तो ये जो पूरा बोले क्या, एक वाक्य, इट्स अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता ही है, कर्ता, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसपे फल पड़ता है ना, उसे बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है, नाउन प्रोनाउन से पहले आया और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन को शो किया, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। आया समझ में। तो यहाँ पे हम देखिए डेफिनेशन इसका लिख देते हैं कि प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं। तो बोलेंगे दोज वर्ड एक ऐसा शब्द है, दोज वर्ड कम्स बिफोर, किसे पहले आ रहा है, कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। समझ गए, यानी कि दोज वर्ड कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ओके, एंड शोज इट्स रिलेशन with other sentences, with other sentences। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। आए समझ में। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में वो क्या करता है, रिलेशन को शो करता है, शो रिलेशन, संबंध को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जहाँ पे आपका प्री का मतलब हिंदी होता है पहले, अब पोजीशन का मतलब स्थान होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो यही आप जो प्री है, एक इंग्लिश शब्द में बोलते हैं इसको क्या, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है आपका क्या होता है, हिंदी में कैसे होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, जो किसी शब्दांश के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और जिस शब्दांश के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो इस शब्द के पहले, पोजीशन के सबसे पहले लग के ये जो प्रीफिक्स है इसके अर्थ को बदल रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो प्री है ये क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है ये इस शब्द के पहले लग करके, प्रीफिक्स का एक शब्दांश है जो इस शब्द के पहले लग करके इसके अर्थ को बदल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्री है पहले है, ये प्रीफिक्स है। इस पोजीशन का मतलब स्थान, यानी कि किसी स्थान से पहले, किस स्थान से पहले, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और वो किसी सेंटेंस के साथ में संबंध को स्थापित करता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। आया समझ में। जैसे एक डेफिनेशन लिखें कि दोज वर्ड कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो किससे पहले आता है, एक ऐसा शब्द जो कम्स बिफोर यानी कि किसके पहले आता है, नाउन एंड प्रोनाउन से पहले आता है, और शोज इट्स रिलेशन विथ अदर सेंटेंसेस, और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में ये क्या करता है, रिलेशन को शो करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिखें, अब इसके बाद है ना, यहाँ से यहाँ है, तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जैसे कि राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम जो है टेम्पल को जा रहा है ना। शी प्लेज ओके इन पार्क,
शी प्लेज इन पार्क. ओके, I am beating him with what? Stick. समझ गए? या फिर एक ये हो गया दूसरा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस और एक और सेंटेंस. जैसे लिखे I am writing with what? Pen. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए. पहले सेंटेंस क्या लिखे हैं कि राम इज गोइंग टू टेम्पल. राम जो है कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है. राम कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है. आप लोग तो मंदिर जाते ही नहीं होंगे, आपका मंदिर से क्या वास्ता? आप तो रेस्टोरेंट जाओगे, मॉल जाओगे, है ना, ये सब जगह जाओगे. तो राम इज गोइंग टू टेम्पल. तो यहाँ पर ये देखिए टू है ना, ये टू क्या है? यही है आपका क्या? प्रीपोजिशन. टेम्पल क्या है आपका? नाउन है. टेम्पल क्या आपका? एक नाउन है. नाउन है ना. तो नाउन से पहले क्या आया? ये एक शब्द आया टू. यही टू आपका क्या है? प्रीपोजिशन है. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ पे आपका आया विथ, यहाँ पर क्या आपका? विथ. यही जो आपका विथ है प्रीपोजिशन है. और किसके पहले आया? नाउन के पहले, क्योंकि ये प्रीपोजिशन किससे पहले आता है? नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहा है. आई एम राइटिंग विथ पेन. देखिए यहाँ पे विथ आ गया. ये क्या आपका? यही आपका क्या? प्रीपोजिशन. ये है आपका क्या? प्रीपोजिशन. ये आपका क्या? प्रीपोजिशन. और किससे पहले आ रहा है? इस नाउन से पहले. इस नाउन से पहले. आए समझ में? आए समझ में? देखिए राम इज गोइंग टू टेम्पल. राम कहाँ जा रहा है? मंदिर को जा रहा है. तो यहाँ पर टू का यूज़ किया. टू किससे पहले है? इस नाउन से पहले है. तो यही जो टू आपका प्रीपोजिशन है. जैसे शी प्लेज इन पार्क. शी प्लेज इन पार्क. तो यहाँ पर देखिए इन लिखे हैं. इन लिखे, आई एम सॉरी, ये जो है आपका 4 सेंटेंस हो गया ना. ये हो गया आपका कितना? 3. ये हो गया आपका 4. ये आपका क्या? 2. तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका क्या? इन. ये जो है आपका इन, यही आपका क्या? प्रीपोजिशन. किससे पहले है? इससे पहले. ये क्या है? पार्क आपका एक नाउन है. पार्क क्या है? एक नाउन है. तो इस नाउन से पहले क्या है? इन. तो आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. ये देखिए आई एम बीटिंग हिम विथ स्टिक. मैं उसको पीट रहा हूँ. किस चीज़ से? स्टिक से उसे मार रहा हूँ. किससे मार रहा हूँ? स्टिक से उसे पीट रहा हूँ. जैसे आप लोग अपने भाई बहन को मारते हो कि नहीं, ऐसे आप लोग भी स्टिक से, है ना, या किसी चीज़ से, झाड़ू से, या किसी न किसी चीज़ से मार खाते हो ना मम्मी से, वही है. तो आई एम बीटिंग हिम विथ स्टिक, यानी कि मैं उसे किससे मार रहा हूँ? स्टिक से मार रहा हूँ. तो यहाँ पर ये जो स्टिक है क्या है? एक नाउन. और ये आपका विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन. उसी तरह से आई एम राइटिंग विथ पेन. मैं कलम से लिख रहा हूँ. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पेन है आपका नाउन है और विथ आपका प्रीपोजिशन है. यानी कि जहाँ जहाँ देखोगे सारा प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये सभी किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले. प्रोनाउन से भी पहले आ सकता है. अगर प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन. तो आया समझ में? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है. किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन को शो करता है. उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन में प्री जो है एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब पहले होता है और पोजिशन में स्थान होता है. जो ये बात करता है ये प्रीपोजिशन, वो टाइम के संदर्भ में, जगह प्लेस के संदर्भ में, यानी कि रेफरेंस में, लोकेशन और सिचुएशन के रेफरेंस में, टाइम में ये सब बात करता है. उसके बाद में हम बताएं कि प्रीपोजिशन एक नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन को शो करता है. शो रिलेशन. ये डेफिनेशन लिखे कि दोज वर्ड कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज इज रिलेशन विथ अदर सेंटेंसेस. फिर उसका कुछ एग्जाम्पल्स लिखें, ये 4. तो इससे आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया. चलिए जल्दी से उतारिए अच्छे से. कैसे उतारिएगा? ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये डेफिनेशंस, और उसके बाद में ये सारा का सारा आया समझ में. ये उतारिए, फिर ये उतारिए, ये उतारिए और फिर ये उतारिए. चलिए जल्दी उतारिए. तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. और कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिख देंगे, अब अच्छे से समझाएंगे, तब आएगा समझ में. चलिए हो गया? ओके. ना अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रीपोजिशन का लिखते हैं और अच्छे से हम समझाते हैं. क्या? कुछ प्रीपोजिशंस का एग्जाम, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग का ये खत्म हो जाएगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेन रेफरेंस था हम लोग का मकसद पढ़ाना, जब हम खत्म कर देंगे, टेंस पढ़ा लेंगे और 1-2 टॉपिक पढ़ाएंगे, तब प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे. तब वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपका राइटिंग स्किल को डेवलप करता है, आपका स्पोकन इंप्रूव करता है. आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपको बुक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में ये प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन प्रीपोजिशन, दैट मीन्स यू हैव सम नॉलेज अबाउट
राइटिंग स्किल एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसका। तो देखिए एक एग्जाम्पल जैसे है जैसे हो गया आपका इन एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर बात करते हैं एट हो गया, जैसे बात करते हैं फ्रॉम हो गया, है ना, जैसे बात करते हैं इनटू हो गया, जैसे बात करते हैं ऑफ हो गया, जैसे बात करते हैं विथ हो गया, है ना, जैसे बात करते हैं विदाउट हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या है। और अगर हम बात करते हैं तो आपके से जैसे हम बात करते हैं बिटवीन हो गया। तो ये सब जो है आपका कुछ क्या है प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल्स है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल्स है, प्रीपोजिशन का सारा एग्जाम्पल है। देखिए एक एक करके बताते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन है, इन का मतलब आमतौर पे में होता है। क्या होता है, इनका मतलब में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम इन रूम, मैं रूम में हूँ। ही इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में खेल रहा, वह सुबह में खेल रहा। आई एम वॉकिंग इन द इवनिंग, मैं शाम को टहल रहा हूँ, है ना। शी इज़ इन ब्लैक शर्ट, वह जो है काले शर्ट में है ना। ही इज़ इन वाइट पैंट, वह सफ़ेद पैंट में है। तो मे का सेंस दे रहा है ना। तो हम आमतौर पे इनका यूज़ मे के लिए यूज़ करते, सॉरी मे के हिंदी में यूज़ करते हैं। तो इनका मतलब आमतौर पे मे के ही लिए होता है। आए समझ में। जैसे ही इज़ इन रूम, आई एम इन डेप्ट, मैं क्या हूँ बहुत ही कर्ज में हूँ। आई एम इन डेप्ट। ही इज़ इन ट्रबल, वह मुसीबत में है, वह मुसीबत में है। तो जहाँ भी मे का सेंस आ रहा है वहाँ पे आमतौर पे इनका यूज़ करते हैं। इनका यूज़ हम बड़े जगहों के लिए करते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया। तो हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हम लोग कर्नाटका में रहते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम लोग झारखंड में रहते हैं। तो मैं आ रहा है ना। छोटे जगहों के लिए बताएंगे, तो बड़े जगहों के लिए समझ रहे हो। तो आमतौर पे इसका मे का यूज़ होता है। मे का सेंस बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर ड्रेस को बताने के लिए, आप कौन सा ड्रेस पहने हो, है ना। आप बिग प्लेस के लिए भी, बिग प्लेस के लिए भी, बड़ा जगहों के लिए पहले हम, बड़ा जगह से पहले भी हम इनका यूज़ उससे पहले करते हैं। और किसी सिचुएशन को बताने के लिए, जैसे हम बताए थे कि इज़ इन ट्रबल, वह मुसीबत में है, उस सेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। किसी क्या बोलते हैं, किसी चार दीवारियों में होना, यानी कि जैसे ही इज़ इन रूम, ही इज़ इन स्कूल, ही इज़ इन पार्क। पार्क है तो पार्क में भी बाउंड्री होगा, अगर घर है तो घर में भी बाउंड्री है, स्कूल है तो स्कूल में भी बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर में, यानी कि विद इन बाउंड्री, क्या विद इन बाउंड्री के अंदर में होने का सेंस बताता है कौन, ये इन ही। समझ रहे हो। तो इन जो है आमतौर पे हिंदी में मैं देता है। जहाँ पे ड्रेस, वो कौन से ड्रेस में है, वो किसी बड़ा जगह से पहले हम इनका यूज़ करते हैं। सिचुएशन से पहले, कोई परिस्थिति से पहले। परिस्थिति का मतलब क्या, जैसे ही इज़ इन ट्रबल, ही इज़ इन एन इल, वह बीमार है, बीमार में पड़ा हुआ। ही इज़ इन बैड कंडीशन, वो बहुत उसका बुरा हाल है, वो बुरा परिस्थिति में। ही इज़ इन अलोन, वो अकेलापन में है। समझ रहे हो। तो ही इज़ इन सॉलिटरी, वो पूरा आइसोलेटेड हो गया है, अकेला अलग थलग हो गया। तो उस सेंस में उसका परिस्थिति क्या है ना। आप मुसीबत में हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, तो उस चीज़ को सिचुएशन के लिए विद इन बाउंड्री, मतलब चार दीवारों में। जैसे आप रूम में हैं, आप स्कूल में हैं, आप पार्क में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप क्लासरूम में हैं। तो जहाँ भी हैं वहाँ पे जहाँ भी बाउंड्री है, आप अपना परिस्थिति को बताने के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी, जैसे आप बस में, आई एम इन बस, आई एम इन ट्रेन, ओके, आई एम इन एरोप्लेन। तो आप वहाँ पे भी बंद किसी चार दीवारियों में है ना, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो आया समझ में। उस तरह से आपका बात करते हैं ऐट। तो ऐट जो है ये भी आमतौर पे मे का सेंस देता है, लेकिन ये आमतौर पे ये भी जो है मे का सेंस या को का सेंस देता है। जहाँ पे ये भी जो है आपका स्मॉल प्लेसेस के लिए, ये बिग प्लेसेस के लिए था ना, बिग प्लेस के लिए है ना। यहाँ पे ये जो है स्मॉल प्लेस के लिए, किसके लिए, आमतौर पे स्मॉल, इनकी छोटी जगहों के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे मानकर चलो हम लिखते हैं कि वी लिव इन मुंबई एट व्हाट, एट मछुआरा गली, है ना। वी लिव इन मुंबई एट, वी लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कहाँ, मुखर्जी नगर में रहते हैं।
समझ रहे हो? तो एट क्या हो गया, एट जो है आपका छोटे जगहों के लिए, जैसे आप अगर मान लीजिए जहाँ पे हो, अब जिस सिटी में हो वो सिटी से पहले इन लगेगा, लेकिन जिस एरिया में हो, जिस मोहल्ला में हो, जिस गली में हो, जिस गांव में हो, उससे पहले एट लगेगा। मानकर चलो कि आप जिस इस स्टेट में हो उससे पहले मानकर चलो कि आप मुंबई में हो, तो मुंबई से पहले इन लगेगा, लेकिन मुंबई के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उससे पहले एट लगेगा। अगर आप सिर्फ पहले बताओ तो डिस्ट्रिक्ट में इन लगेगा, उसके बाद में जो कोई गाँव का नाम बोलोगे तो उससे पहले एट लगेगा। आया समझ में? यानी कि इन जो है किसी बड़े जगहों के लिए और एट जो है किसी छोटे जगहों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एट जो है मे और को के सेंस में, जैसे ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरे को देख रहा है ना, वो मुझको देख रहा है। शी इज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रही है, जैसे आपको देखता है और देखती है। तो शी इज लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी, आई एम लुकिंग एट हिम। तो इस तरह से कि मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है, तो को के सेंस में यूज हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, को के सेंस में भी, जैसे एग्जाम्पल में है ना कि ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरे को देख रहा है। तो यहाँ पे एट किस सेंस में यूज हो रहा है, को के सेंस निकल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये जो है एट का होगा। तो मे और को इस फॉर स्मॉल प्लेसेस के लिए है ना, हम बोल सकते हैं किसी डायरेक्शन, को के सेंस में डायरेक्शन ही तो हो रहा है, को देखने के सेंस में डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना, दिशा ही बता रहा है, को मेरी तरफ देख रहा है, की ओर, मेरे ओर देख रहा है। ही इज लुकिंग एट मी यानी कि मेरी ओर देख रहा है, तो किसी डायरेक्शन के प्रति, किसी दिशा की तरफ वो बता रहा है ना, देख रहा है। फ्रॉम का मतलब आमतौर पे से, फ्रॉम का मतलब आमतौर पे से होता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा। आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, है ना। तो ये सब से यूज होता है ना। तो फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, आमतौर पे से होता है। जैसे आई एम फ्रॉम व्हाट, दिल्ली, मैं कहाँ से हूँ, दिल्ली से हूँ। तो इस सेंस में फ्रॉम का यूज होता है, समझ गए। तो से का यूज जो है आमतौर पे फ्रॉम से करते हैं। इनटू, ये भी इनटू जो है आमतौर पे मे का ही सेंस देता है, लेकिन कैसा मे का, एक गति वाला मे, एक गति वाला में। लेकिन यहाँ पर ये जो में है ये स्थित यानी कि रेस्ट पोजीशन पे, कैसा पोजीशन, रेस्ट यानी कि स्थित, स्थूल, जो बहुत ठहरा हुआ हो उस सेंस में देता है। लेकिन ये गति में, जैसे बार कर चलो कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। देखो यहाँ भी मैं दे रहा है ना, मैं तो यहाँ भी सेंस दे रहा है, इनका मतलब भी मैं और इनटू का मतलब भी मैं। वह नदी में कूद गया, तो नदी में कूदा तो ही जंप इन द रिवर नहीं होगा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। क्यों? क्योंकि वो जब वो जंप करेगा नदी में, तो नदी में कूदते समय वो गति में रहेगा ना, कोई स्थिति रहेगा ऐसे, नो। वो जब नदी में जंप करेगा, कभी आप स्विमिंग पूल में जंप किए हो ना, कभी आप अपने पोखर में, नदी में, तालाब में, किसी भी जगह बीच पे गए हो तो वहाँ पे जंप करते हो, तो यू आर इन मोशन ना, यू आर नॉट अ रेस्ट, आप वहाँ पे रेस्ट रहते हो ऐसे, नो, ऐसा तो नहीं होता, आप वहाँ पे मोशन में आ जाते हो। तो यहाँ पर ये जो इनटू है, मे का सेंस तो यूज़ हो रहा है, लेकिन गति का सेंस दे रहा है, यानी कि जंप कर रहा है। वहाँ पे जंप करने का सेंस यानी कि वो गति में, यानी कि मोशन में। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये किस चीज़ में है, वो मोशन में है, यानी कि गति में है। जैसे ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे रूम में आया, तो रूम में आया तो वो चल करके आया, मोशन में आया, तेजी से आया, है ना। ही केम इनटू मी, वह मेरे पास दौड़ करके आया, तेजी से आया। तो वहाँ पे भी मे का सेंस वो मेरे पास आने का सेंस की ओर, डायरेक्शन की ओर बता रहा है। आए समझ में? तो यहाँ पर ये जो इनटू है आमतौर पे किस चीज़ के बारे में मे का सेंस दे रहा है, लेकिन चीज़ों का गति में बता रहा है कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, शी रस्ड इनटू माय रूम, वह मेरे रूम में दौड़ करके आई। तो इस चीज़ें जो है यहाँ पर इनटू का मतलब में है, लेकिन गति के रूप में बता रहा है। आए समझ में? हमको एग्जांपल नहीं, बस हम इस शब्दों का अर्थ समझा रहे हैं कि सब प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इनटू का मतलब भी में, लेकिन गति के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ गति में है तब वहाँ पे मे का सेंस निकल रहा है, तब इनटू लगाएंगे। और इनटू कहाँ लगता है? किसी चीज़ को बदलने के लिए। जैसे हम दूध से दही को बनाते हैं ना, तो मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड, यानी कि दूध को दही में बदला गया, दूध को दही में बदला गया, दूध को दही में बदला गया। तो ये जो बदलने का जो प्रक्रिया हुआ ना, और यहाँ पे जो में आया, जो में, यही में लगेगा इनटू, क्योंकि उस चीज़ को बदलने में कहीं ना कहीं गति तो हुआ ना। ऐसे तो नहीं रहा कि ऐसे अपने आप सब कुछ हो गया। हम दूध को खुद लिए, वो दूध को लिए, उस दूध को हम क्या किए, फिर दही में कन्वर्ट किए, है ना। तो वो गति में रहा, इसलिए वहाँ पे भी कन्वर्ट करने की चीज़ों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के सेंस में भी है, हम इनटू का यूज़ करते हैं। आए समझ में? है ना। हम किसी चीज़ को हम क्या कर बदल रहे, हम रेजिन से हम क्या बना रहे, गम बना रहे। तो
इस तरह सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। किसी कॉटन से हम लेदर को किसी क्लॉथ बना देते हैं तो कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू दिस क्लॉथ, दिस टाइप ऑफ क्या उसको बोल सकते हैं, अटायर में, ड्रेस में, आउटफिट में बदला गया। तो वहाँ पे चीज़ों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के सेंस में भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। इनटू का समझ गए तो इनटू गति के लिए भी बता करता है, और ये कभी कभी चीज़ों को बदलने के सेंस में, बदलने के लिए भी हम बताते हैं। अब बात करते हैं ऑफ। तो ऑफ का जो आमतौर पे जो है का, के, की, है ना, पर, में, काफ़ी चीज़ें का सेंस लेकर के ये पर ऑफ आता है ना। ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आया। तो बहुत ज़्यादा इसका डीप स्टडी करेंगे या फिर बताएंगे जब अन्य हम लोग प्रीपोजिशन जब सेपरेट में पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, कुछ गिना चुना ही पढ़ेंगे, लेकिन बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एक झटके में बन जाए कि एक बार पढ़ो, समझ में, टिक करो, निकलो आगे, ताकि आगे बाकी अगले में टाइम देना है। समझ गए। तो यहाँ पर ये जो ऑफ का मतलब आमतौर पर हिंदी में का, के, की, पर, में, वट एवर दीज ऑल टाइप्स ऑफ हिंदी में, जैसे बोल सकते हैं ना कि राम इज द सन ऑफ दशरथ। राम किसके पिता थे, सॉरी राम किनके पुत्र थे, दशरथ के पुत्र थे, है ना। राम इज द सन ऑफ दशरथ, राम किनके पुत्र थे, दशरथ जी के पुत्र थे, यानी कि दशरथ जी किनके पिता थे, राम, लखन, शत्रुघ्न, भरत के पिता थे ना। तो वहाँ पे क्या आ रहा है ना कि हम बोल सकते हैं कि राम इज द सन ऑफ दशरथ, राम जो है दशरथ के पिता थे। तो क्या आया सेंस में ना, इस तरह के सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। समझ गए। जिससे बोलेंगे कि ही फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक से बहुत ही उसको लगाव है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इसका मतलब क्या, उसे म्यूजिक से लगाव है। तो से के सेंस में भी कभी कभी ये यूज़ होता है, ऑफ का जो है से के भी सेंस में यूज़ होता है ना। समझ रहे हो। तो ये जो है आमतौर पे ऑफ का यूज़ का, के, की, पर, में, से यूज सेंस में होता है। किसका, ऑफ का। ठीक है। नाउ बात करते हैं किसका, विथ का। तो विथ जो है आपका साथ के सेंस में और से के सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ का सेंस हुआ ना, तो आई एम विथ यू। ओके, योर पेरेंट्स विथ यू, आप कितना भी मुसीबत में हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन 3 लोग आपके खिलाफ कभी नहीं हो सकते। आपका शुभ चिंतक अगर इस धरती पर है तो वो 3 लोग, मम्मी, पापा और टीचर, इज दीज 3 पर्सन्स आर ऑलवेज योर वेल विशर। यू मस्ट रिमेंबर दैट कि आपके साथ में कौन सच में है और आपका कौन आपका यूज़ कर रहा है ध्यान से। क्या पता बगल में बैठा इंसान सिर्फ आपका यूज़ कर रहा हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी से यूज़ मत होइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। जो आपसे वक्त मांगता है, समझिए दैट इज़ द मेन पर्सन। आपसे वक्त मांगता है, आपसे लड़ता है और आपको भी वक्त देता है वो, है ना। आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा आपके शुभ चिंतक है, उसके बाद टीचर हैं, तो आपके साथ में। तो योर पेरेंट्स विथ यू, आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता आपके साथ हैं। तो साथ का सेंस वो क्या, विथ, है ना। से, जैसे आई एम राइटिंग विथ पेन, जैसे एग्जाम्पल हम लिखे थे ना कि आई एम राइटिंग विथ पेन, मैं कलम से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर से का सेंस आया ना। किसी चीज़ को, किसी तरह का टूल का यूज़ कर रहे हैं ना, अगर यूज़ कर रहे हैं उसको पकड़ करके, तो समझ लो वो क्या है, वहाँ पे सेंस। जैसे कि यू आर कटिंग द फ्रूट्स विथ नाइफ, आप फलों को काट रहे हो, किस चीज़ से, चाकू से। तो वहाँ पे से का यूज़ हो, तो वहाँ पे विथ का यूज़ करोगे, है ना। यू आर राइटिंग अ नॉवल विथ इंक पॉट एंड फाउंटेन पेन, है ना। आप इंक पॉट यानी कि दवात और फाउंटेन पेन के मदद से आप एक उपन्यास को लिख रहे हो। तो यहाँ पे विथ का यूज़ आया, से के सेंस में आया, और एक विथ का साथ के सेंस में भी आता है। जैसे आई एम विथ यू, है ना, मैं आपके साथ हूँ एग्ज़ाम तक, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। तो ये विथ का आया ना। अब बात करते हैं किसका, विदाउट का। विदाउट का मतलब क्या, के बिना। विदाउट का मतलब क्या, के बिना, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसका याद आपको बहुत सताता है ना। मैसेज किए बिना तो ओह, खैर वो सब बातें नहीं। तो विदाउट का मतलब क्या, के बिना। विदाउट का मतलब क्या, के बिना। जैसे आई कैन नॉट टीच यू विदाउट वाइट बोर्ड एंड मार्कर, मैं आपको बिना मार्कर और वाइट बोर्ड का नहीं पढ़ा सकता। सही बात है ना।
आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। ओके, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बिना के सेंस आया, यानी कि विदाउट जो है के बिना, किसी के बिना, है ना। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग बिना ऑक्सीजन के रह सकते नहीं, तो हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव अ लॉन्ग टर्म विदाउट नेचर, विदाउट फॉरेस्ट, विदाउट ट्रीज, विदाउट वाटर, विदाउट क्लीन इन्वायरमेंट, विदाउट गुड वाइब, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो विदाउट का मतलब के बिना, आए समझ में? ओके, नाउ बात करते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब के बीच, किसी चीज़ के बीच का होने को हम के बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के बीच, आए समझ में? तो बिटवीन का मतलब के बीच, किसी चीज़ के बीच का होने को, दैट मीन्स कॉल्ड व्हाट? बिटवीन। जैसे बिटवीन मी एंड यू, मेरे और तुम्हारे बीच में, और वन स्टेप इज डिफरेंस, एक कदम का फासला है, मेरे और आपके बीच में बस एक कदम का फासला है। बिटवीन मी एंड यू देयर इज वन स्टेप डिफरेंस, यानी कि एक कदम का फासला है आपके और मेरे बीच। समझ गए? तो ये जो बिटवीन है, बिटवीन मतलब के बीच, समझ रहे हो? बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, ओके, तुम्हारे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे भाई के बीच कोई झगड़ा है क्या? कोई लफड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो बिटवीन का मतलब के बीच, समझ रहे हो? तो ये था ओवरऑल थोड़ा बहुत ये सब प्रीपोजिशंस का एग्जांपल्स, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन कि इनका यूज़, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। एट का यूज़ में और को के सेंस में, स्मॉल प्लेस के लिए, किसके लिए? स्मॉल जगह के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्शन, दिशा को बताने के लिए। ये ड्रेस के लिए, बिग प्लेस, बड़ा प्लेस से पहले इनका यूज़ करते हैं। सिचुएशन, परिस्थिति को बताने के लिए, विद इन बाउंड्री, चार दीवारें बना उससे पहले। रेस्ट के लिए हम इनका यूज़ करते हैं एट में और को के सेंस में। फॉर स्मॉल प्लेस और डायरेक्शन के लिए फ्रॉम से का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम वेयर, है ना, मैं कहाँ से हूँ, तो यहाँ से वट एवर। इनटू मे का सेंस में, लेकिन गति के लिए। और बदलने के सेंस में हम बताएं, उसके बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब का, के, की, पर में और से का सेंस में यूज़ करते हैं। आए समझ में? विथ, विथ भी साथ का सेंस और से का ये सेंस के बाद यूज़ करते हैं। विदाउट के बिना, और बिटवीन के बीच। यू कैन नॉट लिव विदाउट स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन के बिना तो जिंदा रहने से रहे, आपका सांस अटक जाएगा, आपका हलक मुंह में आ जाएगा बिना फ़ोन का, अगर कोई ले लिया तो, है ना। चलो, तो आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये था प्रीपोजिशन का थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम लोग आने वाली क्लासेज में, इन नेक्स्ट क्लासेज में जब हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक जब आएगा, तो हम लोग एक एक को अच्छे से विथ एग्जाम्पल, विथ हर एक से अच्छा कॉन्सेप्ट से हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, यूसेज को समझेंगे विथ एग्जांपल्स, अच्छे से समझ में आएगा। और धीरे धीरे फिर आपका प्रीपोजिशन की तरफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। कब? जब हम लोग टेंस पकड़ लेंगे, जब हम लोग थोड़ा सेंटेंस को हम अच्छे से समझने लग जाएंगे, तब हम लोग इनका यूज़ करने जाएंगे। क्योंकि अगर टेंस पकड़ नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अगर सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हो तो प्रीपोजिशन को उतना मज़ा नहीं आएगा समझने में, तो तब तक आपको कुछ शब्दों का नॉलेज हो जाएगा। आई होप कि मेरे वीडियोज़ शुरू से देख रहे हो। अगर आप अगर नया देखने वाले हो, अगर आपका नया व्यूअर हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ है, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से जहाँ जितना हो सकता है बेसिक से बेसिक लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जाइए नीव बिल्डर करके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे चैनल आएगा, इंडियन फ्लैग होगा, उसमें सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश ग्रामर कर देखिएगा। आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11 और 12 किसी भी क्लास के अगर बच्चे हैं, आप आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। हम बहुत ही बेसिक से जीरो से हीरो तक का सफ़र है ना, आराम से जीरो से आपको समझ में, आपको कुछ भी नहीं पता हो इंग्लिश में, ए भी नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आराम से तैयारी किए हैं, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आप वहाँ पे जाइएगा, गारंटी कि आपको समझ में आएगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में कीजिएगा। अगेन एट लास्ट प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रील्स से दूर रहिए, है ना, और वही चीज़ कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ये फ़ोन आपका दुश्मन तो नहीं, ये कहीं आपका टाइम तो लेकर के आपका ज़िंदगी तो नहीं आपसे छीन रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ में, नया टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, नी बिल्डर्स के साथ में, राहुल भैया के साथ में। ओके, दैट्स इट। जय हिंद।